हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। पहले भाग में हमने मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में समझा, दूसरे भाग में मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को जाना। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के विकास के बारे में और ये भाग इस चैप्टर का अंतिम भाग भी है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अपना पेन, नोटबुक और बुक को रेडी कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। बच्चों, मानव भूगोल के विकास को हमने 3 कालों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो प्राचीन काल है, हम जानते हैं भली भांति कि उस समय तकनीक का विकास नहीं था। तो आप क्या लिख सकते हैं कि तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव था और एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के बारे में जानकारियाँ भी नहीं थी। चारों तरफ प्रकृति की छाप हमें दिखाई देती है, यानी जैसा प्रकृति चाहती थी वैसे ही वो मानव को रखती थी और मानव के पास तकनीक थी ही नहीं, तो वो कैसे बदलाव करता। ऐसी बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि भारत, यूनान, रोम, चीन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में प्रकृति प्रदत्त जो भी शक्तियाँ हैं उन्हीं को माना जाता था। यदि हम वेदों की बात करें तो वेदों में किसकी पूजा की जाती है? जल, वायु, अग्नि, आकाश, वर्षा, इन सब की पूजा की जाती है। तो बच्चों, ये एक ऐसा समय है, प्राचीन काल का समय, जब हम मानव भूगोल के विकास के शुरुआती कदम देखते हैं। इस समय के जो विद्वान हैं उसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कि हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं, लेकिन उन्होंने भी भूगोल विषय के बारे में अपना योगदान दिया। इसके बाद हिकेटियस। हिकेटियस कौन है? भूगोल के जन्मदाता। मैंने बताया था आपको, उन्होंने क्या कार्य किया? जितना भी भूगोल के बारे में अव्यवस्थित ज्ञान था उसको व्यवस्थित करने का कार्य किया। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राचीन विद्वान हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राचीन काल में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में मानव ने नए नए स्थानों को खोजना प्रारंभ किया। उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? खोजी प्रवृत्ति हो गई। अब वो क्या कार्य करता है? अन्वेषण का कार्य करता है और खोजने का कार्य करता है। और किसकी खोज की जाती है? नए नए प्रदेशों की खोज की जाती है। अब उसने नौ चालन संबंधी शक्ति का विकास कर लिया, तो उसने नए नए देशों को खोजा। बच्चों, जो यूरोपीय देश हैं वहाँ के निवासियों ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। तो एक समय ऐसा था जब लोगों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो बच्चों, समय की यह यात्रा आगे बढ़ती है। देखिए बच्चों, प्राचीन काल से मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल और उन्नत काल है, और उसके बाद आते हैं हम आधुनिक काल पर। जो मानव भूगोल का आधुनिक काल है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का। जर्मनी के भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटिशर्स भूगोलवेताओं ने इसमें अपना बहुत सारा योगदान दिया। और आपको पता है कि आधुनिक भूगोल के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडज़ेल, जो कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। तो बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप मेरे साथ साथ इसे नोट करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन काल के बारे में। बच्चों, नोट करेंगे आप प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल में विभिन्न प्रदेशों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या है? न्यून है, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। जो छोटी छोटी दूरियां हैं वो भी उनके लिए कैसी है? बड़ी दूरियां हैं। क्यों? क्योंकि परिवहन के साधनों का विकास बहुत ही कम था। उसी प्रकार बच्चों, एक दूसरे के बीच में ज्ञान कैसा था? सीमित था। तकनीक का जो विकास का स्तर है वो कैसा है? निम्न है। और चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप ही हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों का जो प्रभाव है वो प्राचीन सभ्यताओं को मानने वाले लोग, जैसे कि भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम में, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं
वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसके पुजारी हैं? प्रकृति के पुजारी हैं, क्योंकि उस समय तकनीक का विकास हुआ ही नहीं था। उसी प्रकार बच्चों, वेदों के अंदर भी किनको पूजा की जाती है? सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा, और इन सबको क्या माना गया है? देवता माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनानी दार्शनिक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो कैसे बन सकते हैं? वन लाइन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न। थेल्स और एनेक्सिमेंडर, उन्होंने क्या कहा कि जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का, ये देखिए बच्चों, जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन इन्होंने प्राचीन काल में यूनानी विद्वान जो थे, इन्होंने अपना योगदान दिया। अगला बिंदु है बच्चों अरस्तु का। अरस्तु बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो साहसिक होते हैं, परंतु चिंतन में कमज़ोर होते हैं। क्या कहा इन्होंने? वातावरण के प्रभाव को मानव के ऊपर बताया और कहा कि जो ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं, परंतु चिंतन में कमज़ोर होते हैं। जबकि एशियाई प्रदेश के लोगों के लिए इन्होंने क्या कहा कि ये सुस्त होते हैं। कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, लेकिन चिंतनशील होते हैं। अरस्तु ने बताया कि वातावरण का प्रभाव मानव के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। तो बच्चों, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्होंने क्या किया? अन्वेषण किए, खोज कार्य किए, नए नए प्रदेशों को खोजा। और इन्होंने क्या बताया कि ठंडे प्रदेशों के मानव चिंतन में सुस्त होते हैं लेकिन बहादुर होते हैं, और एशियाई देश के लोग कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं लेकिन चिंतन में अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए हेरोडोटस, ये कौन है? इतिहास के पिता हैं। वैसे तो ये इतिहास विषय का सब्जेक्ट है, लेकिन हर बड़े बड़े जो भी दर्शन शास्त्री होते हैं उनका योगदान प्रत्येक विषय में थोड़ा बहुत होता ही है। इन्होंने क्या कहा कि जो घुमक्कड़ जाति है और स्थायी कृषक जाति है उनके जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, देखिए जो घुमक्कड़ जातियाँ होती है वो हर 6 माह के अंदर या हर कुछ महीनों में अपना स्थान बदल देती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उस स्थान पर पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन जो स्थायी रूप से कृषक रहते हैं वो क्या पाते हैं कि एक ही स्थान पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। वहाँ पर इतने संसाधन हैं कि वर्ष भर वे उनका उपयोग करते हैं और स्थायी रूप से बसे हुए रहते हैं। तो बिल्कुल सही है इनका विचार कि जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं और स्थायी कृषक जातियाँ हैं उनके जीवन पर किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हिकेटियस, जो कि भूगोल के जनक भी हैं। इन्होंने क्या कार्य किया? विश्व के अंदर जितना भी भूगोल से संबंधित ज्ञान था अव्यवस्थित रूप में, उसको व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इनको हमने क्या कहा? भूगोल का जनक कहा। इसी प्रकार एक और विद्वान है स्ट्रेबो और उनके समकालीन रोमन भूगोलवेता। इन्होंने कहा कि मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकीय स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। तो बच्चों, ये था प्राचीन काल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल में मानव ने क्या कार्य किया? खोजने का कार्य किया, नए नए प्रदेशों को खोजने का कार्य किया। आप देख सकते हैं मध्यकाल में नए नए क्षेत्रों की खोज की और नए क्षेत्रों की खोज करके वहाँ पर क्या स्थापित किए? उपनिवेश स्थापित किए। यानी जो भी नए नए देश को उन्होंने खोजा वहाँ पर जाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, उन क्षेत्रों को अपना गुलाम बना लिया। आप लिखेंगे बच्चों, मध्यकाल में उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों के कारण नए क्षेत्रों की खोज की गई और अन्वेषणों को बढ़ावा देकर भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। तो बच्चों, मध्यकाल में जैसे आप देख सकते हैं नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, उनके ऊपर अपने निवासियों को भेजा गया और वहाँ पर अपना साम्राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल में जो भूगोलवेता हैं उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जैसे कि फ्रांस के भूगोलवेता, जर्मनी के भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटिशर्स भूगोलवेता। बच्चों, हमने यहाँ पर एक सूची बनाई है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि कौन से भूगोलवेता को हम किस वर्ग में रखेंगे।
वर्ष 2020 की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि जो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो बच्चों ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए इन सब भूगोलवेताओं की और उन्हें लर्न कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में। इनमें कौन कौन से नाम आते हैं? हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, पैशेल, रिस्तोफन और फ्रेडरिक रेटजेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेता। बच्चों फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का मानव भूगोल में बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। लिखेंगे नाम आप। विडाल डी लाब्लाश, याद है आपको? संभववाद के जनक। उसी प्रकार जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं वो किसके जनक हैं? मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं और नियतिवाद के भी जनक माने जाते हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एंथ्रोपोजोग्राफी। अगले फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं जीन ब्रूंज, डी मार्तोन, डिमांजिया और फेब्रे। उसी प्रकार अमेरिकन भूगोलवेता है एलन सैम्पल, और ये भी कौन है? नियतिवादी है। हटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर। मैंने आपको बताया था ग्रिफिथ टेलर कौन है? नव नियतिवाद के जनक, यानी कि रुको और जाओ के जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। बच्चों उसी प्रकार हम देखते हैं जो ब्रिटेन के भूगोलवेता हैं उनमें मुख्य नाम आते हैं हर्बर्टसन का, मैकिंडर, रोक्सबी और फ्लूअर का। तो ये तो थी बच्चों अलग अलग देशों के अलग अलग भूगोलवेताओं की सूची, और हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? आधुनिक काल के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चों इतने सारे भूगोलवेताओं ने अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा दी। मैंने आपको पार्ट 1 में भी इसके बारे में समझाया था कि मानव और वातावरण के ऊपर 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है नियतिवाद, जिसका एक और नाम है निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा है संभववाद और तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद या फिर नव निश्चयवाद। हमने इनके अंतर को समझा था और क्या देखा था? नियतिवाद के अंदर कि मानव प्रकृति का दास होता है, यानी प्रकृति की प्रत्येक दिशा निर्देश को मानता है। और संभववाद में मानव प्रकृति का स्वामी है, यानी मानव ने प्रकृति को नियंत्रित कर लिया है और प्रकृति को दिशा निर्देश देता है। लेकिन बच्चों ग्रिफिथ टेलर ने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसका नाम है रुको और जाओ विचारधारा। उन्होंने क्या कहा? ना तो हमें नियतिवादी होना चाहिए और ना ही संभववादी होना चाहिए, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हो सकता है और हमारा भी विकास हो सके। तो हमें कैसी विचारधारा अपनानी चाहिए? नवनियतिवादी, यानी कि रुको और जाओ विचारधारा को अपनाना चाहिए। और इसके प्रवर्तक कौन हैं? ग्रिफिथ टेलर। तो बच्चों जो वीडियो नंबर 1 है उसमें आप इसे डिटेल में एक बार फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि मानव भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी है। बच्चों जैसे जैसे किसी भी विषय का विकास होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं बनती जाती है। जैसे भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब चर्चा आ गई है मानव भूगोल की भी उपशाखाओं के बारे में। तो जो पहली उपशाखा है वो है राजनैतिक भूगोल। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? मानव की जो राजनीतिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में मानव समाज का अध्ययन करेंगे। तीसरा नाम आता है सांस्कृतिक भूगोल का। इसके अंतर्गत मानव की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, इसका अध्ययन हम सांस्कृतिक भूगोल में करेंगे। और जो अगला आता है वो है आर्थिक भूगोल। मानव की जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करेंगे। और चिकित्सा भूगोल का अध्ययन भी हम इसकी एक शाखा के रूप में करते हैं। तो बच्चों ये तो थी मानव भूगोल की उपशाखाएं, और ये विकास क्रम है 1930 तक का, यानी कि ये जितनी भी बातें आई हैं ये 1930 तक की बातें हैं। इसके बाद में आता है द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 में। इसके बाद में भी मानव भूगोल के अंतर्गत विकास होता गया और ये विषय आगे बढ़ता गया। बच्चों इसी प्रकार सन 1970 में
एक विचारधारा आती है जिसका नाम है मानव कल्याण परक विचारधारा। इसके केंद्र में कौन है? मानव का कल्याण, यानी कि मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि बातों पर इसमें ध्यान दिया गया। उसी प्रकार एक और विचारधारा है आचरण परक विचारधारा। इसके अंतर्गत जब मनुष्य व्यापार करता है तो उसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना ही नहीं होता है, बल्कि लोगों की सेवा करना भी होता है। यानी आर्थिक लाभ एक विषय है, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो क्या है कि वो व्यक्तियों की सेवा करना चाहता है और केवल आर्थिक लाभ उसके मस्तिष्क में नहीं होता है। आगे बढ़ते बच्चों, जो मानव भूगोल विषय है वो कैसा विषय बनता जा रहा है? एक गतिशील विषय बनता जा रहा है। देखिए बच्चों, प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक काल में कितने सारे परिवर्तन मानव भूगोल में हो गए हैं और आने वाले वर्षों में भी मानव भूगोल में बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे और उसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे। बच्चों, ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा व्यापक है कि पूरा का पूरा विश्व इसका अध्ययन करता है। तो बच्चों, आप इसे नोट करेंगे। समय के साथ साथ इसका महत्व, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और अन्य विषयों के साथ बढ़ती जा रही है और आज भूगोल की इस शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। तो बच्चों, ये तो था पहला चैप्टर, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके बारे में हमने 3 भागों में जाना था। ये इसका लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ में। यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। बच्चों, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो को आप 1 बार 2 बार अवश्य देखिए और हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।